आप सभी का मैथ्स की क्लास में आज हम हल करेंगे जो अधीनस्थ बोर्ड ने पटवारी का एग्जाम कराया था 2021 में 4 पारियों में कराया था। एक पारी के क्वेश्चन में मैथ के लेकर के आया हूं। धीरे धीरे करके हम सभी पारियों को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हमारी देखिए क्लास चल रही है, साइंस की भी अलग से चल रही है, मैथ की चल रही है, आरएसएस भी बोर्ड ने जो पेपर के कराए हैं उनके सॉल्यूशन की, और धीरे धीरे हम राजस्थान जीके को भी लेकर के आएंगे, ताकि ये क्लास ज्वाइन करने के बाद में अगर ये क्लास आप ले लेते हो, मैं बोल रहा हूं सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता आपका, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूं। तो अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना और अच्छे से अच्छे समझाना। छोटे से छोटे टॉपिक को भी अच्छे से तरीके से समझाऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े आपके लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है 272 माइनस 32 गुणा 124 प्लस 176 बटे 17 गुणा 15 माइनस 15 है। तो सबसे पहले 272 में 32 घटाओ तो कितना आया है 240 गुणा 124 में 176 जोड़ो तो ये हो गया है 300 बटे 17 को 15 से गुणा करो, क्योंकि सबसे पहले गुणा को हल करते हैं हम। ठीक है, तो 17 को 15 से गुणा करूंगा तो आ गया है 255, और माइनस कौन है 15 है, ऊपर है 240 इंटू 300, और बटे में कौन आ गया है 240, अर्थात 255 में से 15 घटाएंगे तो आ गया है 240। 240 से 240 कट गया है, आ गया है 300। तो देखिए कितना हल्का क्वेश्चन आया है आपका पटवारी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, हमेशा एक से स्टार्ट होती है और कहां तक अनंत तक चलती है। और हमें क्या पूछा, एक से लेकर के 6 तक की प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक से लेकर के 6 तक की संख्याओं का वर्गों का योग निकालेंगे। तो वर्गों का योग निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, n गुणा n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1 और बटे में 6। इससे आ जाएगा योग। हमें औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि योग में संख्याओं का भाग देते हैं। कितनी संख्याओं का पूछ रहा है, 6 का, तो 6 का भाग देंगे। तो ये भाग दे दो 6 का। अब इसे औसत आ जाएगा। n का मान यहां पर कितना है, तो लास्ट तक कहां तक पूछ रहा है हमें, तो 6 तक पूछ रहा है, तो n का मान 6 हो गया है। तो कर दो 6 गुणा 6 रेख 7 गुणा 6 दूनी 12 रेख 13 बटे में 6 गुणा 6, 6 से 6 कट गया है, और 13 संतम 51 और बटे में 6, 6 का भाग जा रहा है देख, एक बार फिर 5 बार फिर पॉइंट लग गया, फिर एक बार फिर 6 बार, ये आ गया है 15.16। इनका क्या आ गया है, औसत आ गया है। आपको लगातार मैं हर एक चीज को रूबरू कराऊंगा अधीनस्थ बोर्ड से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या 2.5 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 420 है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, हमें क्या क्या दे रखा है, 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के दे रखा है, 50 पैसे के सिक्के दे रखा है, और 25 पैसे के सिक्के दे रखा है। ये दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, सिक्कों की संख्या। तो सिक्के दे रखे हैं, सिक्कों की संख्या। 1 रुपए के सिक्के कितने, 2.5, तो 2.5 एक्स मान लेता हूं इनको। 50 पैसे के हैं 3, तो 3x, और 25 के हैं 4, तो 4x। अब क्या कर लू, मूल्य निकाल लू। 1 रुपए का मूल्य कितना होता है, 1 रुपया ही होगा। चलो 50 पैसे है तो ये पैसे हैं, तो इनको रुपए में बदलेंगे 50 पैसे को। तो क्या करेंगे, तो 50 को बदलना है। 1 रुपए में कितने पैसे, 100, तो 100 का भाग देते हैं, तो 1 0 से 1 0 आ गया है, 0.5 आ गया है, तो लिख दो 0.5। अब 25 पैसे को बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, तो 25 और किसका भाग देंगे, 100 का। तो नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, तो आ गया है 0.25, तो ये आ गया है 0.25। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं साफ कर देता हूं। अब हम क्या निकाल लेंगे, मूल्य निकाल लेंगे।
कैसे निकालेंगे? 1 रुपए का मूल्य निकालूं तो सिक्कों को, देखिए सिक्कों को जब मैं मूल्य से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास टोटल मूल्य आ जाएगा। तो 25 को 2.5 को 1 से गुणा करो तो आ गया है 2.5x। ऐसे ही 50 पैसे का टोटल मूल्य निकाल लो तो 5 × 15 1.5x। और आपका 25 को 4 से गुणा करो, 0.25 को 4 से गुणा करें तो आ गया है x आ गया, मतलब 1x आ गया है। अब इनको जोड़ लो, 2.5x 1.5x और x को जोड़ना है तो 2 रेख 3 रेख 4 1 5, यह आ गया है कितना? 5x आ गया है टोटल। और 5x अर्थात जो मूल्य आया है टोटल 5x, इसका क्वेश्चन में हमें दे रखा है मान 420। तो x का मान कितना जाएगा? तो 420 बटे 5, 5 का भाग जरा 84 बार, तो x का मान कितना गया है? 84। हमें निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमने कितनी मानी थी? 3x। तो 3x मानी थी, 3x। तो 3 गुणा x का मान मेरे पास 84 आ गया है। तो आ गया है 4 × 12 8 × 24 1 25, 252 आ गया है। तो 50 पैसे की संख्या, सिक्कों की संख्या गई है 252, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है को पानी में तब तक ढाला गया जब तक कि वह पूरा डूब नहीं गया। पात्र में पानी का स्तर बताना है। चलो तो सबसे पहले मैं क्या निकालूं? गोले का आयतन, क्योंकि गोले को हम अंदर ढाल रहे हैं। तो पहले देखिए गोले का आयतन निकालते हैं। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई को पाई लिख लो ऐसा कैसा, इंटू आर का मान मेरे पास कितना है? गोले की त्रिज्या कितनी है? वो है 3। तो 3, 3 गुणा 3 अर्थात क्यूब है तो 3 बार गुणा कर देंगे। देखिए 3 से 3 कट गया है, अब गुणा कर लो, 3 × 9 और 9 × 36, तो आ गया है 36 पाई आ गया है। और किस में? ये सेंटीमीटर में। तो यह आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन की इकाई होती है क्यूब। अब हम क्या कर लेंगे, जो आपका बेलन होता है, बेलन होता है, बेलन का क्या निकाल लेंगे? बेलन के आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि आधार में तो पानी है। आधार का क्षेत्रफल, चलो आधार का क्षेत्रफल कैसा होता है? तो देखिए बेलन इस टाइप का होता है, वृत्त टाइप का होता है। और वृत्त का आपका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक। अब देखिए पाई को पाई रख लो, बेलन का जो त्रिज्या वो कितनी है? 4। तो 4 गुणा 4, तो ये कितना हो गया? 16 पाई। और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? स्क्वायर। तो लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, पानी के स्तर में कितने की वृद्धि हुई है वो हम निकाल लेंगे। चलो पानी स्तर में वृद्धि, पानी स्तर में वृद्धि कैसे निकालेंगे? कि इस 16 पाई जो ये आया है, इस क्षेत्रफल में तो पानी भरा हुआ है, तो इसमें भाग देंगे किसका? किसको डुबाया जा रहा था? इस गोले का। और गोले का आयतन हमारे पास कितना आता है? 36 पाई। तो 36 पाई ये आ गया है। देखिए पाई से पाई कट गया है, पाई से पाई कट गया है। ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया है? ये 4 की पहाड़ी से गया है 4 बार और ये 9 बार। तो यह आ गया है 4/9 सेंटीमीटर। इतने की क्या हुई है? पानी में वृद्धि हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि एक आदमी प्रति माह 875 रुपए खर्च करता है और अपनी आय के 12.5% की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? तो सबसे पहले इस 12.5% को हल करते हैं। तो 12 सही 1/2% है। 12 को 2 से गुणा करो 24, 24 में 1 जोड़ो 25, तो ऊपर 25 और नीचे क्या है? 2 है तो 2। परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100 आ जाएगा, तो गुणा में 100 लगा दो। 25 चौक 100, 4 बार
ऊपर बच गया 1 और 4 दूनी 8। तो नीचे जो 4 है ये उसकी क्या है, आय है। तो उसकी आय कितनी है, 8। और वो बचत कितने कर रहा है, 1 की। ऊपर वाला बताता है किसके बारे में बोल रहा है, बचत के बारे में। तो बचत कर रहा है वो 1 रुपये की। टोटल आय उसकी 8 थी, 1 रुपए की बचत कर लिया, तो खर्च कितना किया, तो 8 में 1 निकाल देंगे तो कितना बच गया है, 7। तो 7 रुपए उसने खर्च कर दिया है। हमें क्या दिया है, 875 रुपए वो खर्च करता है। तो मतलब 7 की वैल्यू हमें कितनी दे दी है, 875 दे दी है। तो 7 का भाग 875 में दीजिए, तो कितनी बार गया है, एक बार। फिर बच गया है 7, और 7 दूनी 14, और 7 पंचू 35। मतलब 7 को 125 से गुणा करने पर 875 आया है। हमें क्या निकालना है, उसकी आय निकालनी है, मतलब 8 का मान निकालना है। तो इस तरफ 7 को 125 से गुणा किया है, तो इस तरफ आय को भी 125 से गुणा कर दो, ताकि हमारे पास आय आ जाएगी 8 पंचू 40, 4 16 और 4 20, और 8 2 10। 1000 रुपए उसकी क्या आई है, आय आई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से मजा आ रहा होगा मैथ में। तो आप इसी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, इसी प्रकार से आपको लगातार बने रहना है। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 20 वर्ष में इसकी तिगुना हो जाती है। इसी साधारण ब्याज पर यह राशि कितने वर्ष में दुगना हो जाएगी। तो ये तिगुना कितने वर्ष में हो रही है, 20 वर्ष में। तो इसे तिगुना में 1 रुपए होता है मूलधन। हमेशा मूलधन हमेशा इस प्रकार में एक मूलधन होगा, बाकी का ब्याज हो जाएगा। तो 3 में से 1 निकाल दो मूलधन, तो ब्याज कितना कमाया है, 2 रुपया कमाया है। कितना कमाया है, 2 रुपया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो कैसे करेंगे कि 2 रुपया वो कमाया है 20 वर्ष में, तो क्या बोल रखा है, दुगना कितने वर्ष में हो जाएगी। तो ये दुगना तिगुना में मूलधन कितना होता है, 1। तो इस दुगना में मूलधन 1 हो गया है, तो 1 रुपए ब्याज हो गया है। तो 1 रुपए ब्याज कमाएगा। तो 20/2 इंटू में 1, 2 का भाग चला गया है 10 बार। 10 को 1 से गुणा करेंगे तो आ गया है 10 वर्ष। तो वो 10 वर्ष में क्या करेगा, दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ये आपका एक एक नियम है जो क्लास 7th 8th में चलता है, एक एक नियम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, चक्रवर्ती ब्याज पर यदि निश्चित धनराशि n वर्ष में दुगना होती है तो राशि 4 गुना होगी। तो चक्रवर्ती ब्याज के बारे में बात कर रहा है। तो दुगना हो रही है, तो दुगना 2 को लिख दो ऐसा का ऐसा। और कितने वर्ष में हो रही है, n वर्ष में। तो इस वर्ष को इसकी पावर के रूप में लिख दो बटे में, तो 1/n ऐसे लिख दिया है। अब क्या बोल रहा है, 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो जो दो इसका जो बेस है इसको हमें 4 बनाना है कैसे भी करके। तो क्या कर दूं, देखिए ऊपर में इस 1 को 2 से गुणा कर दूं, और नीचे क्या कर दूं, n को 2 से गुणा कर दूं। तो मेरे पास क्या हो गया है, 2, और इसकी पावर 2 को 1 से गुणा करो तो 2, और n को 2 से गुणा करेंगे तो आ गया है 2n। अब इस 2 को क्या ले लेंगे, यहां पर काम में ले लेंगे। मतलब 2 की पावर 2 ऊपर है, तो 2 को 2 बार खोल दो तो कितना हो गया, 2 × 2, और इसकी पावर क्या आ गई है, 2n आ गई है। ये ऐसे आ गई है। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आ गया है 4, और इसकी पावर आ गई है 2n। तो 4 गुनी कितने वर्ष में हो गई है, जो नीचे बट्टे में होता ना ये वो वर्ष होते हैं। तो 4 गुनी हो गई है 2n वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि 45 मीटर की एक समान छड़ का वजन 171 किलोग्राम है तो उसी तरह की 12 मीटर छड़ का वजन कितना होगा। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन पूछा है अधीनस्थ बोर्ड ने आपका, है ना। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते रहेंगे। तो 45 मीटर कपड़ा का वजन है 171, हमें किसका निकालना है, 12 मीटर का। तो 12 मीटर का हो जाएगा कितना, तो 171 बटे 45, जिसका मान दे रखा उसको रखते हैं नीचे, और जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं। अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। देखिए 3 के पहाड़े से 4 बार, और 3 के पहाड़े से 15 बार। अब ऊपर 171 को
171 को 4 से गुणा करो तो 4 4 सत्ता 28, 2 और 4 और 3 7, सॉरी 2 आएगा ना वो, 4 4 सत्ता 28, 2 और 4 और 2 6 और बटे में 15। अब 15 का भाग देंगे 684 में, 684 में देंगे तो 15 चौक 60, फिर बच गया है 8 और 4, 15 पापी 75 और ये फिर 6 बार चला गया है तो 45.6 किलोग्राम हो जाएगा किसका, 12 मीटर छड़ का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 12% छूट के साथ 13,560 में मोबाइल फोन सेट बेचा और 21.8% लाभ लिया। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो ये क्वेश्चन किसका है, आपका लाभ और हानि का है। सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, अंकित मूल्य एमआरपी। कैसे निकालूंगा सुनिए, तो 12% की छूट पर बेचा तो 100 में से 12 निकालो तो कितने बेचा, 88% में, और 88% की वैल्यू हमें दे दी है कितनी, 13,560। तो 13,560 किसका मूल्य है, 88% का, तो 88% हमें निकालना है एमआरपी मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य निकालना है। प्रारंभ में अंकित मूल्य कितना था, अपने आप में 100%, तो 100% से इसको गुणा कर लेंगे, 10 से 10, 4 के पहाड़ी से 22 बार और 4 के पहाड़ी से 25 बार। ठीक है, अब इसको हल कर लो, तो इसको हल करूंगा तो गुणा कर लो ऊपर, तो 0 25 का 150 हासिल की हो गई है क्या, 15, और 25 पंज 125, 125 और 15 कितना हो गया है, 140, हासिल की हो गई है 14, 25 75 और 75 और 14 कितना हो गया है 89, मतलब हासिल की हो गई है 8, और 25 और 8 33, और बटे में कितना है 22 है। अब 22 का भाग इसमें देंगे, 22 का भाग इसमें हमें देना है, तो ये जाएगा एक बार जा रहा है, फिर 5 बार, फिर 4 बार, फिर 0, फिर 9, फिर पॉइंट लग रहा है, फिर 0 9, ये आया है हमारे पास क्या, एमआरपी आ गया है। अब मैं क्या निकाल लूं, सीपी मतलब क्रय मूल्य निकालूं, कैसे निकालूंगा कि उसको 21% का लाभ, 21.8% का लाभ हुआ है, तो कितने में बेचा होगा, तो 100 में 21.8 जोड़ो, क्योंकि प्रारंभ में क्रय मूल्य क्या होता है 100% होता है, अब उसको लाभ रहा है 21.8 का, तो कितने बेचा होगा 121.8 में, और 121.8 की वैल्यू कितनी दे रखी है 13,560, तो 13,560 में हम भाग देंगे 121.8% का, और क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, प्रारंभ में 100% होता है, तो 100%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है। ठीक है, ऊपर गुणा कर लो तो 13,506 और ये आ गया है, और बटे में ये हो गया 1218, 1218 का भाग देंगे इसमें, इस संख्या में, ऊपर वाली संख्या में, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, एक बार गया है भाग, फिर एक बार, फिर से एक बार जा रहा है, अब 3 बार, फिर 3 बार, फिर 0.00 और 4, इतनी बार जा रहा है, तो हमारे पास एमआरपी तो क्या आ गई है 15,400 ये कुछ आई है, और ये आ गया है हमारे पास सीपी। क्वेश्चन में बोला है अगर वो कोई छूट ना दे तो कितने का लाभ होगा, तो अगर वो कोई छूट ना दे तो वो इतने में बेचेगा, और खरीदा कितने में था, इतने में, तो कितने का लाभ हो जाएगा, तो इस संख्या में से, एमआरपी में से ये आपका सीपी निकालेंगे, तो ये सीपी निकालो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको गठाने पर आएगा 8 0 पॉइंट, फिर हमारे पास हो गया 6 7 2 और 4, ये आया है। ठीक है, अच्छा इतने का लाभ हुआ है, और लाभ या हानि हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य हमारे पास ये आया है, लिख दो ये ऐसा का ऐसा, और प्रतिशत में आंश तक गुणा में 100 लगा देंगे। अब इसको हल कर देंगे तो ऊपर ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 100,
क्या गया है, 100 आ गया है नीचे, और नीचे वाला ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब देखिए 100 से 100 कट गया है। अब क्या हो गया, ऊपर इस संख्या को इससे गुणा करेंगे, और बट ये 3 जीरो वो है, और नीचे आ गया है। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38.04%। कैलकुलेशन इसमें ज्यादा थी, ठीक है, कैलकुलेटिव था ये ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, डी हमारा आंसर हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कैलकुलेशन का मेथड है ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के कीमत के बराबर है तो लाभ प्रतिशत निकालो। तो 10 की लागत है, मतलब क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को सीपी से दर्शाते हैं। ये बराबर है 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस के। तो सीपी, सीपी के नीचे ले आऊं एसपी को, और बराबर 7 उस तरफ है, 7 के नीचे 10 को ले जाऊं। सीपी अर्थात क्रय मूल्य 7 है और विक्रय मूल्य 10 है। 7 रुपए की वस्तु को वो 10 में बेचा, कितने का लाभ हुआ, 3 का। लाभ या हानि हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 7 है, और प्रतिशत में हमें आंसर लाना, तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। 100 को 3 से गुणा करेंगे तो 300 बटे में 7, 728 बच गए हैं 2 जीरो, और 7 दूनी 14, 8 और बटे में 7 प्रतिशत का उसको क्या हो गया है, लाभ हो गया है। ओह सॉरी, 6 बचेगा ना, 6 बचेगा। 7 दूनी 14, 6 बचेगा ये। परसेंट का उसको क्या हो गया है, लाभ हो गया है। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 8/4 कोष्टक 3 - 2 गुणा 4 + 3 - 7, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक को हल करेंगे। तो 8/4, 3 में से एक है तो कितना बचा, 1, तो गुणा 1 और गुणा 4 +3 और माइनस का 7 है। अब किसको हल करेंगे, सबसे पहले भाग को हल करेंगे। 4 का भाग 8 में दीजिए तो 2 बार गए, तो 2 × 1 × 4 +3 - 7। अब गुणा को हल करेंगे, तो 4 को 1 से गुणा करो 4, और 4 को 2 से गुणा करो 8, 8 +3 और -का 7, 8 3 11, और 11 में से 7 गया तो कितना बचा, 4। तो 4 आ गया है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है। यदि इसका परिमाप 206 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें क्या क्या दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर, मतलब एल और बी का अंतर हमें दे दिया है 23 मीटर, और परिमाप है, पेरीमीटर हमें कितना दिया है, तो ये दिया है हमें 206 मीटर। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो परिमाप बराबर 2 कोष्टक एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप हमें 206 दे रखा है, बराबर 2। अब क्या कर लू मैं, एल का मान देखिए इससे निकालू, एल का मान कैसे, तो एल का मान निकालो, एल बराबर 23, बी चला जाएगा उस तरफ तो प्लस का 6 है, तो एल का मान अब यहां पर रख देंगे, तो 23 प्लस बी, और प्लस बी है। चलो, ये 2 का भाग 206 में कितने बार गया है, 103 बार, तो 103 बराबर 23, और बी कितना हो गया, 2b। 23 को इस तरफ भेजिए तो कितना हो गया, 0 8 80 बराबर 2b। 2 का भाग कितने बार गया है, 40 बार, तो b का मान कितना आ गया है, 40। अगर b का मान 40 आ गया है तो यहां से l का मान निकालेंगे कैसे, 23 + 40 बराबर कितना हो गया है, 63। ये आ गया है 63। हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, अर्थात एल इंटू बी। एल का मान मेरे पास 63 है, मतलब लंबाई 63 है, चौड़ाई हमारे पास 40 आई है, तो 0 4 3 12 1 24 और 1 25, 2520 रुपए, सॉरी 2520 वर्ग मीटर, अर्थात मीटर स्क्वायर उसका क्या आ गया है, क्षेत्रफल आ गया है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया
तथा उसकी चौड़ाई को 10% घटाया गया, नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए प्रारंभिक क्षेत्रफल नहीं दे रखा है, जब भी नहीं दे आपको 100 मानना है, तो ये लिख दिया है प्रारंभिक क्षेत्रफल को 100। बाद का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो x मान लो बराबर प्रारंभिक लंबाई भी नहीं दे रखी है, जब भी नहीं दे 100 मानना है, 100 लिख दिया है। अब बोल रहा है लंबाई 10% बढ़ गई है तो 100 में 10 जोड़ो तो बाद की लंबाई हो गई है 110 इंटू चौड़ाई भी प्रारंभिक नहीं दे रखी है तो 100 मानना है, जब भी नहीं दे 100 मानना है। चौड़ाई बाद में 10% घट गई है तो 100 में से 10 घटाओ तो कितने हो गई बाद की 90। अब इसको हल कर लेंगे, 100 से 100 कट गया है, 10 से 10, 10 से 10, x का मान कितना हो गया है 11 9 99। तो x का मान 99 आया है, बाद की क्षेत्रफल हमारे पास 99 आ गया है। प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना माना था 100, अब क्षेत्रफल कितना हो गया है 99, तो कितना कम हुआ है तो 100 में से 99 घटा देंगे तो आ गया है 1% की क्या हो गई है कमी हो गई है क्षेत्रफल में। क्यों? क्योंकि पहले क्षेत्रफल 100 था, अब 99 हो गया तो एक की कमी हो गई है। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर, अर्थात 1% घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि केले की कीमत को 20% घटाया जाता है, उसी राशि ₹10 में 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं, एक केले की प्रारंभिक कीमत क्या थी? तो सबसे पहले 20% को हल करते हैं, तो 20% का साइन हटाते ही बटे में 100, 10 से 10, 2 के पहाड़े से 5 बार, ऊपर बच गया है 1, नीचे बच गया है 5। तो मूल्य क्या हुआ है? तो प्रारंभिक मूल्य था 5, तो प्रारंभिक मूल्य 5 था। ऊपर क्या बता रहा है 1, ये घट गया है क्योंकि पर्सन बोल रहा है घट गया है। तो 5 पहले मूल्य था, अब कितना हो जाएगा? तो 5 में से 1 निकाल देंगे तो हो गया है 4, ये हो गया है 4। तो केले की मात्रा, मात्रा निकाल लूं तो मात्रा क्या हो जाती है? मात्रा मतलब 1 किलो 2 किलो केले की मात्रा, वो उसको बोलते हैं। तो मात्रा हो जाएगी मूल्य की विपरीत, तो 4 को पहले ले आओ 5 को बाद में, तो ये हो गई है मात्रा। क्या बोला है कि 5 केले अधिक आते हैं, पहले वो 4 किलो खरीद रहा था, अब 5 किलो, कितने की वृद्धि हो गई है? 1 की वृद्धि हो गई है, और 1 का मान कितना दिया है? 5। तो मैं इस 4 का मान निकाल लूं तो इस 4 को 5 से गुणा कर दो तो कितना हो गया है 20। तो वह पहले 20 किलो खरीद रहा था, और यहां पर 5 का मान निकालो तो इसको भी 5 से गुणा कर दो, 5 25। तो बाद में वो कितना खरीद रहा था? 25 खरीद रहा था। कितना खरीद रहा था? 25 खरीद रहा था। तो अब हमें क्या निकालनी है? प्रारंभिक कीमत निकालनी है। तो प्रारंभिक कीमत कीमत कैसे निकालूंगा? तो 10 रुपए खरीद रहा था, 10 रुपए कर रहा था, वो पहले भी 10 रुपए में खरीद रहा था और बाद में भी, तो ये 10 में भाग देंगे। प्रारंभिक मात्रा कितनी है? 20 किलो, तो 20 का भाग देंगे, ये आएगा किस में? रुपए में। तो 10 से 10, हमें इसको किस में बदलना है? पैसे में, क्योंकि पैसे में दे रखा है। तो 1 रुपए में कितने पैसे? 100, तो 100 से गुणा कर दो इसको, तो 2 का भाग कितने बार गया है? 50 बार, तो आ गया है 50 पैसे आ गया है आंसर। ठीक है, तो एक केले की प्रारंभिक कीमत थी 50 पैसे। अगर बाद की कीमत पूछता तो क्या करते? 10 रुपए थे, बाद में कितना खरीद रहा था? 25, तो 25 का भाग दे, और पैसे में बदलना है तो गुणा में 100 लगा देते। 25 चौक 100, 4 बार, और ये हो गया है 40। 40 पैसे में वो बाद में खरीद रहा था। हमें प्रारंभिक पूछ रहा है तो प्रारंभिक 50 पैसे हो गया है, ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 10 पुरुष एक कार्य के हिस्से को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, जबकि इसे 10 दिन में पूर्ण करने के लिए 12 महिलाओं की आवश्यकता होती है। यदि पूर्ण करने का बीड़ा 15 पुरुष तथा 6 महिलाएं उठाती हैं, तो कार्य पूर्ण करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? तो 10 पुरुष हैं, 10 पुरुष, ये कितने दिन में कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं आपका 10 दिन में। और आपकी महिलाएं कितनी हैं? 12 महिलाएं, 12 महिला, ये कितने दिन में कर रही हैं? तो ये भी 10 दिन में कर रही हैं। अब इस 10 10 का लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ गया है 10, सॉरी 100 आ गया है, क्या आ गया है? 100। एलसीएम क्या आएगा? 10 ही आएगा। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है बड़ी से बड़ी संख्या,
क्या होती है? बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो इनका एलसीएम आ गया है क्या? 10 आ गया है। ठीक है। अब 10 का भाग इस 10 में दीजिए, कितना आया है? 1 है। और इस 10 का भाग 10 में दीजिए, आ गया है 1। मतलब 10 पुरुष सॉरी एक काम करते हैं। क्या करते हैं? एक काम करते हैं, मतलब इनकी क्षमता आ गई है। और 12 महिलाएं क्या करती हैं? एक काम करती हैं। तो मैं एक पुरुष का निकाल लूं, एक पुरुष का निकालूंगा, क्या करूंगा? एक में 10 का भाग देंगे और यहां पर एक में 12 का भाग देंगे, ताकि एक महिला का आ जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, एक पुरुष 1/10 काम करता है एक दिन में। टोटल पुरुष यहां पर कितने हैं? 15। तो इसको 15 से गुणा करो तो 15। तो ये कितना हो गया है? 2 बार, 5 की पहाड़ी से हो रही 3 बार। 3/2 काम हो गया है। ये करते हैं। अब महिला करती हैं 1/12 काम। तो 1/12 और कितनी महिलाएं टोटल? 6। तो 6, 6 दूनी 12, तो यह आ गया है 1/2। टोटल काम कितना हो गया है? तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 प्लस 1/2, 2 आ गया है एलसीएम। तो 3 प्लस 1 बराबर क्या हो गया है? 4/2। तो 4/2 काम कर रहे हैं टोटल मिलकर के। क्या? 15 पुरुष और 6 महिलाएं। टोटल काम कितना है? 10 है। तो इसमें भाग देंगे, 10 में 4 तो नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो ये 2 बार और 2 से कट गया है 5 बार। तो आ गया है 5 दिन में वो काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी और ई का औसत क्या है? 52 है। बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा? तो 5 संख्या है और वो भी कितनी है? सम संख्या है। तो बीच वाला नंबर दे दिया है। ये जो 5 संख्या थी ना, इसमें बीच वाली नंबर दे दिया, कितना? 52। मतलब बीच वाला नंबर कौन सा हो गया? सी। तो सी का मान हमें क्या दे दिया है? 52 दे दिया है। अब 52 बीच वाली संख्या है, तो इसके पहले क्या जाएंगी? दो सम संख्या इस तरफ आ जाएंगी, दो सम संख्या इस तरफ आ जाएंगी। चलो पहले अगली वाली यहां से निकाल लें। 52 के आगे कौन सी सम संख्या होती है? 54। और 54 से आगे कौन सी सम संख्या होती है? 56। सम संख्या होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। अब पीछे वाली दो सम संख्या निकाल लूं। 52 से पहले कौन सी सम संख्या होती है? 50। और 50 से सम संख्या पहले कौन होती है? 48। तो ये बीच वाला तो सी हो गया है। ये हो जाएगा बी 50, और ये हो जाएगा ए, और सी के बाद में डी, और डी के बाद में ई। तो डी का मान 54 और ई का मान 56 है। क्या पूछा है हमें? बी और ई। बी ये रहा 50 और ई हमारे पास ये रहा 56। गुणा कर दो दोनों को तो क्या हो गया है? 0, 6×5 = 30 और 25 और 3 28। तो 2800 हो गया है उनका गुणनफल। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, यदि ए बी सी आयाम के घनाभ का आयतन v और पृष्ठ क्षेत्रफल s है, तब 1/v किसके बराबर है? आयाम का मतलब होता है उनकी भुजा दे रखी है, और घनाभ का आयतन क्या होता है? तो v बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो दे रखा है तो उनको गुणा कर दो, ए बी सी। ये हो गया उसका आयतन। किसका? घनाभ का। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐसे दर्शा रहा हूं। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा इसकी भुजा क्या है? एबीसी। तो लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऐसे आएगा, और सी प्लस ए। ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इस प्रकार से मैंने ये निकाल लिया है। अब क्या करेंगे? अब देखिए, एस के नीचे 2 ले आऊं तो 2 बराबर क्या बचा है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करूं? सब में एबीसी का भाग दे दूं तो एस के नीचे भी, तो 2 गुणा एबीसी बराबर ए बी बटे एबीसी प्लस बी सी बटे एबीसी। सब में एबीसी का भाग दे रहा हूं, प्लस सी प्लस ए और एबीसी। ठीक है। देखिए ए बी से ए बी कट गया है, बी सी से बी सी कट गया है, और सी ए से सी ए कट गया है।
तो हमारे पास क्या है, एस बटे 2 ABC बराबर 1/A। देखिए ये रहा 1/A प्लस 1/B ये रहा प्लस 1/C ये रहा। समझ में आ गया होगा यहां तक, ठीक है। अब सुनिए, अब हम क्या करेंगे, जो ये है, ये हमारे पास, इसको क्या बना लूं, बट्टे में ले आऊं, तो क्या हो जाएगा, 1/V बराबर 1/ABC। ये मैंने क्या कर लिया है, इसको बना लिया है। अब क्या कर लूंगा कि ABC जो है, ABC है, जो नीचे वाला ABC है, इसके बराबर में क्या है, V है। तो मैं क्या रख दूं ABC की जगह, तो S/2 और ABC की जगह V रख दूंगा, तो V बराबर 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कर लूंगा मैं, V का मान निकाल लूंगा। 1/V का मान ही तो पूछा है इस तरफ, तो 1/V बराबर, ये दो तो इस तरफ चला जाएगा और S इस तरफ आ जाएगा, तो दो तो ऊपर और S आ जाएगा इसके नीचे, और कोष्टक लगा दो, 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, और 1/V का मान ही हमें निकालना था। तो ये हो गया इसका आंसर। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए किस प्रकार के से क्वेश्चन पूछता है आपका आरएसएसबी बोर्ड, ठीक है। अधीनस्थ बोर्ड को मैं आपको रूबरू कराऊंगा इस प्रकार से क्वेश्चन ला ला करके, और हम, आप और हम दोनों मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।